हाँ भाई जनता, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे स्टेशनरी वेव्स की। ठीक है, आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी बने रहेगा साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए भाई, हम लोग ने क्या देखा था कि स्टेशनरी वेव्स मेरे पास या फिर स्टैंडिंग वेव्स क्या थी, जब मान के चलो मेरे पास दो वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन having equal amplitude and equal frequency। ठीक है, two waves traveling in opposite direction having equal amplitude and equal frequency इंटरफियर विद ईच अदर या फिर सुपर इम्पोज विद ईच अदर। समझ में आ रही बात? एक वेव यहाँ पे आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही थी। ठीक है, और जब वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है, समझ में आ रही बात? तो जो रिजल्टेंट वेव है मुझे ना ही तो वो आगे जाते हुए दिखाई दे रही, ना ही तो पीछे जाते हुए दिखाई दे रही, वो वहीं की वहीं ऑसिलेट करने लग जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक ट्रैवलिंग वेव यहाँ से आ रही थी, दूसरी ट्रैवलिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। तो जैसे ही वो आपस में सुपर इम्पोज करती है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो वहीं की वहीं मेरे पास ऑसिलेट करने लग जाती थी। और इसमें अब क्योंकि मेरे पास रिजल्टेंट वेव ना ही तो आगे बढ़ रही है ना ही तो पीछे बढ़ रही है, तो उसको हम लोग स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव का नाम दे रहे थे। ठीक है ना? हाँ, तो मुझे समझ में आ गई थी कि मान के चलो मेरे पास एक वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, दूसरी वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही वो सुपर इम्पोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव जो रहेंगी वो मुझे वहीं की वहीं ऑसिलेट करने लग जाती है। समझ में आ रही बात? रिजल्टेंट वेव ना ही तो आगे जाती है नहीं तो पीछे जाती है, वो वहीं की वहीं ऑसिलेट करने लग जाती है। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद हम लोग ने ट्रैवलिंग वेव को मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिनोट किया था कि मैथमेटिकल उसका रिलेशन क्या आता है। तो मैंने मान लिया था कि मान के चलो जो दो वेव्स जिनसे ट्रैवलिंग वेव बनने वाली है, सॉरी जिससे स्टैंडिंग वेव बनने वाली है, तो मान के चलो पहली वेव थी मेरे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरी वेव थी y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, दिस इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये दो वेव सुपर इम्पोज हो रही थी तो उसके बाद जो मेरे पास नेट इक्वेशन आ रहा था, जो नेट रिजल्टेंट वेव आ रही थी, दैट वाज 2a cos kx sin of ओमेगा टी। समझ में आ रही बात? ठीक है, और उस 2a cos kx को हम लोगों ने कुछ r का नाम दे दिया था, तो मेरे पास y नेट की इक्वेशन आ गई थी, y नेट वाज इक्वल टू r sin ओमेगा टी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया था कि मेरे पास, ठीक है, दिस वाज आर, हाँ भाई, इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया था कि मेरे पास जो नेट y की जो इक्वेशन आ रही है या फिर मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन आ रही है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन। अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन, जहां पे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड जो रहेगा, एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो पोजीशन डिपेंडेंट है। एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब कि डिफरेंट पोजीशन के लिए पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा। समझ में आ रही बात? कहीं पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 आ रहा था तो कहीं पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2a आ रहा था। समझ में आ रही ना बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो मेरे पास इससे ये समझ में आया था कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, ठीक है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम सच दैट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज पोजीशन डिपेंडेंट, एक्स डिपेंडेंट। ठीक है, कि कहीं पे मेरे पास 0 एम्पलीट्यूड है, कहीं पे 2a एम्पलीट्यूड है, कहीं पे उनके बीच का एम्पलीट्यूड था। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब मेरे पास r तो पोजीशन डिपेंडेंट है, लेकिन उन सारे पार्टिकल्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी ओमेगा, दैट वाज सेम। समझ में आ रही बात? उन सारे पार्टिकल्स के लिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है। समझा? बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल इसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास भाई, हाँ, फिजिकल सेंस में सिचुएशन हो क्या रहा था। ठीक है, कि मान के चलो मेरे पास एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, तो स्टैंडिंग वेव वहीं की वहीं ऑसिलेट करने लग गई थी। ठीक है, तो अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ रही थी 2a cos kx sin ओमेगा टी, 2a cos kx sin ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैंने t इक्वल टू 0 की बात करी, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पुट करने पे, ठीक है, तो sin 0 हो गया मेरे पास, मतलब y नेट आ गया 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे हर पोजीशन वाला पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे हर पोजीशन वाला पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर। समझ में आ रही बात? तो t इक्वल टू 0 पे मुझे पूरा वेव ऐसा दिखाई देगा। समझा? ठीक है, एक बात गौर करने वाली है, मेरे पास जो रिजल्टेंट जो आ रहा था वो कुछ r sin ओमेगा टी के फॉर्मेट में आ रहा था। समझ में आ रही है बात? रिजल्टेंट जो है मेरे पास r sin ओमेगा टी है, मतलब वो एसएचएम, कलेक्शन ऑफ एसएचएम है। ठीक है,
जिन कलेक्शन ऑफ एसएचएम है सच दैट सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सच दैट सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब सारे पार्टिकल्स के लिए टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर सारे पार्टिकल्स के लिए टाइम पीरियड सेम है मतलब वो एक ऑसिलेशन सेम टाइम में कवर करेंगे, वो लोग एक ऑसिलेशन सेम टाइम में कवर करेंगे, ठीक है। अब अगर मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम था, ठीक है, आपको याद होगा अगर मेरे पास एक पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम था तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगता है सर? टी टाइम लगता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसको टी टाइम लगता है, ठीक है। अगर कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए टी टाइम लगता है तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है सर? T/4। समझ ना बात, ठीक है। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था? T/4। वैसे ही पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा था? T/4, ठीक है। मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाने के लिए फिर से T/4, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने के लिए फिर से T/4। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा हूं या एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ रहा हूं, मेरे पास कितना टाइम लगने वाला है? T/4, ठीक है। तो इस वजह से हर T/4 इंटरवल पे मैं इसका डायग्राम लिखना चाहता हूं कि हर T/4 इंटरवल के बाद मुझे ये वेव कैसी दिखाई देगी, ठीक है। हाँ तो मैंने देख लिया कि T=0 पे जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव जो है वो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं T=T/4 टाइम की, T=T/4 टाइम की, तो T=T/4 टाइम पे सारे के सारे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए होंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं साइन ओमेगा टी, ओमेगा होता है मेरे पास 2π/T, ओमेगा होता है मेरे पास 2π/T इनटू टाइम को मैं टी लिख सकता हूं, हमारी बात। तो मैं T=T/4 की बात कर रहा हूं, तो जब मैं यहाँ पे T/4 पुट करूंगा, T बाजे 2 बाजे तो बचेगा मेरे पास π/2, ठीक है। एंड साइन π/2 इज 1, तो ये पूरा हो गया मेरे पास 1, तो वाइनेट आ जाएगा मेरे पास 2a cos kx, और इसी को मैंने r बोला था, तो मेरे पास वाइनेट जो है वो r आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्योंकि साइन वाला टर्म पूरा 1 हो गया मतलब मेरे पास वाइनेट बराबर हो गया r, वाइनेट बराबर r मतलब सारे पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब मान के चलो मैं x=0 वाले पार्टिकल की बात करता हूं, किसकी बात? x=0 वाले पार्टिकल की बात। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर मैं x=0 वाले पार्टिकल की बात करता हूं, ठीक है, तो x में 0 पुट करता हूं तो cos 0 इज 1, तो वाइनेट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2a, मतलब x=0 वाला पार्टिकल एट T/4 2a पे था। किस पे था वो? 2a पे था। दिस इज +2। हमारी बात, x=0 वाला पार्टिकल एट टाइम t=T/4 कहां पे था मेरे पास? +2a पे था, ठीक है। उसके बाद जब मैं x=λ/4 वाले पार्टिकल की बात करता हूं, ठीक है ना। अब सर λ/4 क्यों ले रहा हूं, उसके बाद λ/2 क्यों ले रहा हूं, उसके बाद 3λ/4 क्यों ले रहा हूं, फिर उसके बाद लैम्बडा क्यों ले रहा हूं, मतलब हर λ/4 के इंटरवल के बाद क्यों देख रहा हूं? क्योंकि हर λ/4 के इंटरवल के बाद या तो मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहा होगा या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होगा, ठीक है। एक बात आप नोटिस करो कि जब भी मैं एक वेव की बात करता हूं, ठीक है, तो वेव का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक अगर मैं एक पार्टिकल को देखता हूं कि मीन पोजीशन से एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे था और एक पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तो उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू λ/4। समझ में आ रही बात, इस वजह से मैं यहां पे भी λ/4 का इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो जब मैं x=λ/4 वाला पुट करता हूं तो यहां पे मैंने x=λ/4 पुट कर दिया, ठीक है। और वैसे k कितना होता है सर मेरे पास? 2π/λ, k होता है मेरे पास 2π/λ into x and this was sin 2π/t into, ठीक है। तो जब मैं 2π/λ x की जगह जब मैं λ/4 पुट करता हूं, x की जगह जब मैं λ/4 पुट करता हूं तो λ/4 λ बाजे 2 बाजे मतलब बचेगा π/2 एंड cos π/2 कितना होता है सर? 0, मतलब वाइनेट कितना हो गया मेरे पास? 0, मतलब ये पोजीशन वाला पार्टिकल जो है मेरे पास 0 पे था, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास ये कर्व ऐसा रहा, ठीक है ना। हाँ भाई, उसके बाद
उसके बाद आप लोग क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अगर मैं x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाले पार्टिकल की बात करता हूँ, किसकी बात, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो जब मैं लैम्डा बाई 2 पुट करूँ तो लैम्डा लैम्डा भाजे 2 2 भाजे, मतलब बचेगा मेरे पास cos पाई यानी cos 180, और cos 180 कितना होता है मेरे पास -1, तो ये हो जाएगा y net इक्वल टू -2, मतलब x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल कहाँ पे था मेरे पास, -2 ऐसा। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्राफ जो है मेरे पास ऐसा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज लैम्डा बाय 4, दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज 3 लैम्डा बाय 4, दिस इज लैम्डा, एंड दिस इज अगेन 5 लैम्डा बाय 4। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि x t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, और t इक्वल टू t बाय 4 पे पार्टिकल +2a पे, ठीक है। x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे वो 0 पे था, एंड t इक्वल टू t बाय 4 पे वो +2a पे था। उसके सिवा अगर मैं लैम्डा बाय 4 वाले पार्टिकल की बात करता हूँ, x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 वाले पार्टिकल की, ठीक है। तो x इक्वल टू लैम्डा बाय 4 वाले पार्टिकल की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे था, t इक्वल टू t बाय 4 पे भी पार्टिकल था अपने पास मीन पोजीशन पे, ठीक है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना है, 0, इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना है, 0। ये पहले भी मीन पोजीशन पे था, अभी भी मीन पोजीशन है, मतलब ये हर इंस्टेंट पे मीन पोजीशन पे था, ये हर इंस्टेंट पे मीन पोजीशन पे था। समझ में आ रही बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसके सिवा अगर मैं x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाले की बात करता हूँ, ठीक है, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 वाले की बात करता हूँ, t इक्वल टू 0 पे था वो मेरे पास मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू t बाई 4 पे था मेरे पास -2 पे। समझ में आ रही बात। x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 वाले की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 की बात करता हूँ, t इक्वल टू 0 पे था वो मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू t बाई 4 पे था वो वापस मीन पोजीशन पे, ठीक है। मतलब पहले भी मीन पोजीशन पे, अभी भी मीन पोजीशन, मतलब ये हमेशा कहां पे था मेरे पास, मीन पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू लैम्डा वाली बात करता हूं, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल था मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू t बाय 4 पे था ये पार्टिकल मेरे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ये जो r जो था, R was the particle performing SHM, ठीक है, R was the amplitude of particle performing SHM, ठीक है। जब मैंने इस y net को R into sin ओमेगा t लिखा था, मतलब मैंने बोला था इसको करेक्शन ऑफ SHM ऑफ एम्पलीट्यूड R एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करेक्शन ऑफ SHM ऑफ एम्पलीट्यूड R एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड R, ठीक है, एम्पलीट्यूड R की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मैक्सिमम R, समझ आ रही बात, जहां पे मेरे पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा था, जहां पे मेरे पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा था, वहां पे cos के x शुड बी इक्वल टू +-1 आना चाहिए था, ठीक है। यही जो कल हमने कल बात की थी, मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। जहां पे मेरे पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आना चाहिए था r का, ठीक है, वहां पे मेरे पास cos के x शुड बी इक्वल टू +-1 आना चाहिए था, ठीक है। हाँ भाई, तो यहां से मेरे पास आ गया था cos की वैल्यू +-1 मेरे पास कहां पे आती सर, 0 180, मतलब बेसिकली मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो kx इज इक्वल टू हो गया था मेरे पास n पाई, ठीक है। और k होता है सर मेरे पास 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू n पाई, पाई पाई भाजे, तो x हो गया मेरे पास n लैम्डा बाय, x हो गया मेरे पास n लैम्डा बाय 2 है, n कैन वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात। इसका क्या मतलब हुआ सर कि ये जो कलेक्शन ऑफ एसएचएम आ रहा है, ठीक है, अब जो रिजल्टेंट वेव का जो कलेक्शन ऑफ एसएचएम आ रहा है उसमें ऐसे पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसमें ऐसे पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे पार्टिकल जो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स आ रहे 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा, ठीक है। मतलब 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा। समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर मैं आर मिनिमम की बात करता हूँ, ठीक है, तो आर मिनिमम के लिए मुझे पता है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड तब होगा जब मेरे पास cos के x शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मिनिमम मैग्नीट्यूड जो है वो तो 0 ही पॉसिबल है, ठीक है। और cos के x मेरे पास 0 कहाँ पे होता है सर, 90 270, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो k को मैं लिख सकता हूँ फिर से 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2,
पाए पाए भाजे तो मेरे पास x आ गया 2n+1 λ/4, ठीक है, वेयर n कैन रेंज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज आ गई λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मेरे पास r मिनिमम आ रहा है, ठीक है, r मिनिमम मतलब मेरे पास r की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट है जहां पे मेरे पास r का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। r का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मतलब r या तो +2 है या फिर -2 है। समझ रही बात? तो 0 λ/2 λ 3 λ/2 2 λ, ये ऐसे पॉइंट थे जहां पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा था। उसके सिवा λ/4 3 λ/4 5 λ/4 7 λ/4, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है। सर एम्पलीट्यूड 0 मतलब एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही 0 मतलब वो पॉइंट कभी मूव कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है λ/4 3 λ/4 5 λ/4, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी मूव करेंगे ही नहीं, जो कभी मूव करेंगे ही नहीं, समझा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने t = 0 की बात की, t = t/4 की बात की। अब मैं बात करता हूं और t/4 टाइम बात, मतलब t = t/2। अब मैं बात करता हूं t = t/2 की, ठीक है। t = t/2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे t = t/2, तो t बाजे 2 बाजे तो मेरे पास बचेगा sin पाई, sin पाई इज अगेन 0, ठीक है। sin पाई 0, अगर ये मेरे पास 0 हो गया तो मेरे पास y नेट 0 हो गया, ठीक है। y नेट 0 मतलब सारे पार्टिकल्स फिर से मेरे पास मीन पोजीशन पे, सारे पार्टिकल्स फिर से मेरे पास कहां पे आ गए, मीन पोजीशन पे। समझ आ रही ना बात, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज मिटा देता हूं मैं, हाँ भाई। फिर अब मैं बात करता हूं और t/4 टाइम बाद, मतलब t = 3t/4, ठीक है। तो अगर मैं t = 3t/4 की बात करता हूं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया 3t/4, t बाजे 2 बाजे तो बचेगा मेरे पास 3π/2, एंड sin 3π/2 होता है मेरे पास -1, ठीक है। तो y नेट हो जाएगा मेरे पास r × -1 मतलब -r, ठीक है। y नेट कितना हो जाएगा मेरे पास -r मतलब जो भी आपके पास r की वैल्यू जा रही थी अब उसकी ऑपोजिट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जहां पे भी मेरे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम होना चाहिए था अब वो नेगेटिव एक्सट्रीम में होगा, और जो नेगेटिव एक्सट्रीम होना चाहिए था वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है। अच्छे से देखो t = t/4 पे मैंने देखा था वो +r पे आ रहा था, t = 3t/4 मतलब -r मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो मेरे पास ग्राफ जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा था, दिस इज x = 0, वो लाई कर रहा हूँ -2a पे, और बाकी पार्टिकल्स मेरे पास ऐसे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज x = λ/4 λ/2 3 λ/4 λ 5 λ/4। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। समझा नहीं समझा? फिर से अगर आप देखोगे तो ये जो है मेरे पास λ/4 3 λ/4 5 λ/4, ये लोग फिर से मेरे पास कहाँ पे, मेन पोजीशन पे, पहले भी मेन पोजीशन पे, अभी भी मेन पोजीशन पे, यहाँ पे भी मेन पोजीशन पे, यहाँ पे भी मेन पोजीशन पे, मतलब ये कभी मूव कर ही नहीं है। समझा नहीं समझा? ठीक है, गुड। उसके सिवा अब मैं और 3t/4 टाइम की बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ t = t/4 हो जाएगा मेरे पास फाइनली t, ठीक है, मतलब जब मेरे पास एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं t = t पुट करता हूँ, t बाजे मतलब हो जाएगा मेरे पास sin 2π, sin 360 मतलब हो गया मेरे पास 0, ठीक है। तो y नेट हो गया 0, मतलब सारे पार्टिकल्स फिर से मेरे पास कहाँ पे आ गए, मेन पोजीशन। अरे उसमें सारे पार्टिकल्स फिर से मेरे पास आ गए मेन पोजीशन। समझा? तो ये जो है λ/4 3 λ/4 5 λ/4 ये फिर से मेन पोजीशन। समझा नहीं समझा? ठीक है। तो अब मैं अगर अच्छे से देखता हूँ तो यहाँ पे पहले ये मेन पोजीशन पे थे, फिर उसके बाद वो ऊपर गए, ठीक है। मैं एक ग्राफ के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चलो इसको मिटा दो अभी, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का तो काम तो भाई साहब हो गया अपना। अब यहाँ पे अपन स्ट्रिंग के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। t = 0 पे मेन पोजीशन पे थे, t = +2 पे वो पॉजिटिव में चले गए, t = t/2 में वापस से मेन पोजीशन, t = 3t/4 पे नेगेटिव एक्सट्रीम, t = t पे वापस मेन पोजीशन, ठीक है। मतलब ये लूप जो है आपस में ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। समझा? ठीक है। तो इसका जो आपको अगर ग्राफ जो देखेंगे, आपको जो स्ट्रिंग जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते थे। समझ आ रही ना बात, ठीक है। जैसे ये x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे ऑसिलेट इतने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा हूँ, और ये वाला जो है ये तो हमेशा रेस्ट पे है, विच इज λ/4, ठीक है। फिर उसके बाजू वाला यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, फिर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, फिर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, फिर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, फिर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। तुम्हारी बात। और ये वाला जो पार्टिकल जो है ये फिर से अपने पास मेन पोर्शन, समझ में आ रही ना बात। समझा नहीं समझा, मतलब ये वेव मुझे आगे जाते हुए नहीं दिखाई देगी, ये वेव मुझे वहीं, ये जो स्ट्रिंग जो है मुझे वहीं की वहीं ऑसिलेट करते हुए दिखाई देगी, समझा, ठीक है। ये होते हैं मेरे पास स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए जो भी आपको अभी समझाया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अपन लोग इसमें से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये पार्टिकल्स की बात करता हूँ, दिस वाज x इक्वल टू 0, ये वाला x इक्वल टू λ/2, दिस वाज 3 λ/2, ठीक है। तो हर λ/2 डिस्टेंस पे अगर आपने ये वाले पार्टिकल्स अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये वो वाले पार्टिकल्स है जहाँ पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, जहाँ पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। +2a, इसका भी +2a, इसका भी +2a। हमारी बात, ये 2a से ऑसिलेट कर रहा है, ये भी 2a से ऑसिलेट कर रहा है, ये भी 2a से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी और पार्टिकल देखते हो तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इन लोग से कम ही था, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव में ऐसे पॉइंट्स जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है, उनको अपन लोग कहते हैं एंटी नोड्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके सिवा अगर आप देखोगे ये वाले पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि अगर मैं पिछले एग्जांपल में देखूं तो मेरे पास एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पे आ रहे थे, x इक्वल टू 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2, 2 लैम्डा एंड सो ऑन, हमारी बात, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास r मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ r मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। तो दैट वाज कमिंग इज इक्वल टू x इक्वल टू n λ/2, ठीक है, वेयर n कैन रेंज फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। 0 पुट करने पे 0 आ रहा था, 1 पुट करने पे λ/2 आ रहा था, 2 पुट करने पे लैम्डा आ रहा था एंड सो ऑन, हमारी बात, ठीक है। तो ये वो वाले पॉइंट्स है जहाँ पे मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम था, और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। उसके सिवा ये अगर पॉइंट देखोगे, दिस वाज λ/4, दिस वाज 3 λ/4, दिस वाज 5 λ/4, फिर 7 λ/4, ये ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा था, जहां पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा था, हमारी बात, जहां पे मेरे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं नोड्स, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नोड्स, हमारी बात, उसको अपन लोग बोलते हैं नोड्स, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास नोड्स का पोजीशन क्या आ रहा था, 2n + 1, इस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास नोड्स का पोजीशन आ रहा था x इक्वल टू 2n + 1 λ/4, x इक्वल टू 2n + 1 λ/4, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये है मेरे पास एक एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड, दिस इज नोड, this is anti node, this is node, this is anti node, this is node, समझ में आ रही बात, और सो ऑन, ये ऐसे आगे कंटिन्यू करेगा,
समझा? इसका मतलब मेरे पास एक एंटी नोड और एक नोड में कितना डिफरेंस आता है मेरे पास? λ/4 का डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है मेरे पास? λ/4 का डिफरेंस। और एक एंटी नोड और उसके कॉन्जुगेटिव एंटी नोड में कितना डिफरेंस आएगा? λ/2 का। दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, मतलब नेट हो गया मेरे पास λ/2। ठीक है, सिमिलरली मैं दो नोड के बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो वो भी मेरे पास λ/2 आएगा। λ/4 प्लस λ/4 मतलब λ/2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड कितना होगा मेरे पास? नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस λ/4। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, ठीक है, ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस वाज λ/4, दिस वाज λ/4, मतलब हो जाएगा मेरे पास λ/2। समझा? वैसे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, ठीक है, एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/4 प्लस λ/4 मतलब λ/2। हमारी बात ठीक है। तो एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, नोड्स ऐसे पॉइंट जहां पे मेरे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल एंटी नोड हो रहा है। ठीक है, इस एग्जांपल में x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल एंटी नोड आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास जो x की जो वैल्यू आ रही है वो n λ/2 आ रही है। समझ में आ रही बात? अब मान के चलो ऐसे भी मेरे पास स्टेशनरी वेव पॉसिबल था कि मान के चलो मेरे पास स्टेशनरी वेव ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे, 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 यहाँ, 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 यहाँ एंड सो। ठीक है, अब मान के चलो अगर मेरे पास ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता था तो अगर आप देखते हो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, अब इसका मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, इस पॉइंट का मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये मेरे पास कैसे बिहेव कर रहा है? एंटी नोड या फिर नोड? अब ये मेरे पास बिहेव कर रहा है नोड के समान। तो एक यहाँ पे आएंगे x इज इक्वल टू 0, एक नोड और एक एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है? λ/4 का। तो अगर ये x इक्वल टू 0 है तो ये होगा मेरे पास λ/4, ये होगा मेरे पास λ/2, ये होगा मेरे पास 3 λ/4, ये होगा मेरे पास लैम्डा, फिर यहाँ पे होगा मेरे पास 5 λ/4। ठीक है, तो इस बार अगर आप देखते हो इस केस में तो मेरे पास x इक्वल टू 0, x इक्वल टू λ/2, x इक्वल टू लैम्डा एंड सो ऑन। ये इस बार हो गए मेरे पास नोड्स। और x इक्वल टू λ/4, x इक्वल टू 3 λ/2, x इक्वल टू 3 λ/4, x इक्वल टू 5 λ/4, ये सारे हो गए मेरे पास एंटी नोड्स। ठीक है, मतलब रिजल्ट उल्टा हो गया। तो इस बार अब मेरे पास नोड या मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या आ रहा है? 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा, मतलब x इक्वल टू n λ/2। समझ रही बात? तो x इक्वल टू n λ/2 इस बार मेरे पास नोड के समान काम कर रहा है। ठीक है, उसके सिवा अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आ रहा है λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, मतलब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/4। तो इस बार ये बिहेव कर रहे हैं एंटी नोड्स के समान। समझ में आ रही बात? तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि x इक्वल टू n λ/2 यहीं पे अपने पास एंटी नोड्स रहेंगे या यहीं पे अपने पास नोड्स रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जहां पे भी मेरे पास एंटी नोड आ रहा है उसके λ/4 डिस्टेंस पे नोड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, जहां पे भी नोड आ रहा है उसके λ/4 डिस्टेंस पे एंटी नोड आने लग जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, समझा नहीं समझा? तो कोई भी मेरे पास जैसे ये फंक्शन फिक्स नहीं रहता, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। समझ रही बात? हो सकता है कि मेरे पास पहले एंटी नोड से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है मेरे पास पहले नोड से स्टार्ट हो रहा है। समझ रही बात? लेकिन अपने पास सिचुएशन ऐसी आएगा, या तो एंटी नोड से स्टार्ट हो रहा होगा या फिर नोड से स्टार्ट हो रहा होगा, कोई बीच वाली कंडीशंस नहीं आएंगे। समझा ना? ठीक है, हाँ, एक और चीज ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं, ये लिख लिया आप लोग ने एंटी नोड्स और नोड्स, उसके बाद फिर आगे देखिएगा। एक और चीज हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मान के चलो मैं किसी भी एक इंस्टेंट में, एक ऐसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास वेव जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब मेरे पास पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। मान के चलो मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, ये सारे हैं अपने एक्सट्रीम पोजिशंस पे, ठीक है ना। दिस वाज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा, दिस इज 5 लैम्डा बाई 4, दिस इज आगे जो भी है अपने पास, ठीक है ना, प्लस लैम्डा बाई 4, मतलब 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब यहाँ पे फिलहाल मेरे पास पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो अगर आप नोटिस कर दो, अब एक्सट्रीम पोजीशन से वो पार्टिकल्स कहाँ जा रहे होंगे, मेन पोजीशन पे, मतलब जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है वो आ रहे होंगे नीचे की तरफ, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है वो आ रहे होंगे नीचे की तरफ, और जो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है वो जा रहे होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब आ रहे होंगे नीचे की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब जा रहे होंगे ऊपर की तरफ। हमारी बात ठीक है, समझा नहीं समझा, ठीक है। अब अगर मैं अच्छे से देखता हूं, ठीक है, इस पार्टिकल का पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पे, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पे था, इस पार्टिकल का 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 पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पे, इस पार्टिकल का पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ पे। मतलब अच्छे से देखा जाए तो ये सारे अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये 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 अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है ना। तो जब भी मेरे पास एसएचएम करता हुआ पार्टिकल, जब भी मेरे पास एसएचएम करता हुआ पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस आ रहा होगा, जब भी मेरे पास एसएचएम करता हुआ पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस आ रहा होगा, तो आपको याद होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाता है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन होगा मेरे पास मैक्सिमम। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। मतलब जो भी पार्टिकल मेरे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसका एक्सेलरेशन होगा मेरे पास मैक्सिमम। मतलब ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0, इसकी भी 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 वेलोसिटी 0, और ये आ रहा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, 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 ये आ रहा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये आ रहा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू याद होगी, वो होती है ओमेगा स्क्वायर ए। हमारी बात ठीक है। अब जितने भी पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या सभी के मेरे पास ओमेगा तो सेम था, क्योंकि वो साइन ओमेगा टी वाला टर्म सेम था, कॉमन था सभी के, तो सभी पार्टिकल्स के लिए मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो सेम है, लेकिन सारे पार्टिकल्स के लिए जो एम्पलीट्यूड जो था व्हिच वाज आर, वो डिफरेंट, वो आर पोजीशन डिपेंडेंट। हमारी बात ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ और होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ और होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ और होगा, वैसे हर किसी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ और होगा, लेकिन हर किसी का नेचर सेम आ रहा है। ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है, ये भी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है, ये भी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है, ये भी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब ये वाला पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो ये सारे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे, जब ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा तब सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गए, जब ये वाला पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तब सारे पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। मतलब इन सारे ही पार्टिकल्स का मोशन एक जैसा है, ये सेम टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे, साथ साथ में मीन पोजीशन पे थे, साथ साथ में नेगेटिव एक्सट्रीम पे। समझ में आ रही बात। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका एकदम सेम टाइप का मोशन आ रहे हैं, साथ साथ में पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, साथ साथ में नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स को अपन लोग क्या बोलते थे, इन फेज पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल को अपन लोग क्या बोलते थे, इन फेज पार्टिकल। याद करो, इन फेज आउट फेज मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। इसका मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज है। समझ में आ रही है बात, ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में इन फेज है। वैसे अगर मैं देखूं ये सारे पार्टिकल्स को अगर मैं देखता हूं तो नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जो पार्टिकल रहता है उसकी फिर से वेलोसिटी 0 रहेगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा पॉजिटिव साइड में, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है, यह वही नेचर इसका है, वही नेचर इसका, वही नेचर इसका, वही नेचर इसका। मतलब ये सारे पार्टिकल्स का नेचर सेम, समझा। मतलब ये सारे पार्टिकल सेम टाइप का मोशन बिहेव करने वाले हैं। मतलब जब एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो सारे नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे, जब एक मीन पोजीशन पे था तो सारे मीन पोजीशन पे, जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है। मतलब ये आपस में इन फेज, तो ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज, वैसे ही ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज रहेंगे, वैसे ही ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज रहेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है सर,
इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ रहा है, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ रहा है। क्या है वो रिजल्ट समझो। ठीक है, ये आपस में इन फेज में, उसके बाद ये आपस में इन फेज में, ये आपस में इन फेज में, ये आपस में इन फेज में। समझ आ रही बात? ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखूं कि कोई भी दो नोड्स जो है, ठीक है, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज रहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज रहते हैं। ठीक है, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज रहेंगे। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज में है, उसके बाद यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज में, तो यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, तो ये पार्टिकल्स आपस में इन फेज में। ठीक है, इन फेज मतलब सेम टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक पार्टिकल था तो सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रहेंगे, फिर सारे मेन पोजीशन पे आएंगे, फिर सारे मेरे पास ऊपर जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो सारे मेन पोजीशन पे आएंगे, फिर उसके बाद सारे एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे। वैसे अगर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो सारे फिर से मेन पोजीशन पे जाएंगे, फिर सारे एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे। समझाने बात, इन फेज पार्टिकल मतलब वो सेम टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं, सेम साथ साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम, साथ साथ नेगेटिव एक्सट्रीम, साथ साथ मेन पोजीशन। ठीक है ना? गुड। अब एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, एक लास्ट चीज। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे और नीचे आने वाले। ठीक है, एक चीज आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सारे के सारे पार्टिकल्स नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे और ऊपर जाने वाले। मतलब जैसा मोशन ये एग्जिबिट कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मोशन ये एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसा मोशन ये एग्जिबिट करने वाले हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मोशन ये एग्जिबिट कर रहे हैं। और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट मोशन एग्जिबिट करते तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज पार्टिकल। उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज पार्टिकल। ठीक है, मतलब ये और ये आपस में आउट ऑफ फेज रहेंगे। समझ में आ रही बात? वैसी ये वाले और ये वाले आपस में आउट ऑफ फेज रहेंगे। ये ऊपर जाने वाले नेगेटिव एक्सट्रीम से, ये नीचे आने वाले पॉजिटिव एक्सट्रीम से। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये और ये आपस में आउट ऑफ फेज रहेंगे, ये और ये आपस में आउट ऑफ फेज रहेंगे। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, गुड। तो कुल मिला के हम लोग ने ये देखा था कि मेरे पास स्टैंडिंग वेव जो रहती है वो बिहेव कैसे करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था कि नोड्स एंटी नोड्स क्या होते हैं। उसके सिवा फिर हम लोग ने देखा था कि मेरे पास कौन से पार्टिकल्स इन फेज और कौन से पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज है। समझा ना? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूँ। पहले जितना आप लोगों को खुद से समझ में आया पहले वो खुद से लिखिए। हाँ भाई, पहला पॉइंट लिखिएगा। इन ऑसिलेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, इन ऑसिलेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, इन ऑसिलेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, some points are always at rest. In oscillation of a stationary wave, some points are always at rest. Some points are always at rest, which are known as nodes. Which are known as nodes. ब्रैकेट में लिखना having minimum amplitude, having minimum amplitude that is 0. ब्रैकेट में लिखना having minimum amplitude that is 0, ब्रैकेट close. And some oscillate with maximum amplitudes, and some oscillate with maximum amplitudes, which are known as antinodes. Which are known as antinodes. ठीक है? All the other medium particles, all the other medium particles oscillate with amplitudes
oscillate with amplitude less than that of antinodes. All the medium particles oscillate with amplitude less than that of antinodes and greater than nodes. ठीक है, मतलब सारों बाकी जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बिटवीन एंटीनोड एंड नोड लाई करेगा. सही हमारी बात. तो स्टेशनरी वेव्स अब ट्रैवल नहीं, वो वहीं की वहीं ऑसिलेट कर रही है. समझा ना? ठीक है. जैसे कि मान के चलो आपके पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने प्लग करके ऐसा छोड़ दिया, तो वो जैसे आपस में ऑसिलेट कर रही है, वो वहीं की वहीं ऊपर नीचे हो रही है. दैट इज स्टेशनरी. Second point, all medium particles between two successive nodes, oscillate in same phase. All medium particles between two successive nodes oscillate in same phase. And all medium particles on opposite side of a node, are in opposite phase with the other side. ठीक है. जैसे कि मतलब समझो क्या है, हाँ, कि मान के चलो मेरे पास ये एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही थी. ठीक है. तो ये सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम में, मतलब ये मेरे पास सेम फेज में रहेंगे. ठीक है. ये मेरे पास एक नोड है. ठीक है. पहले अपन लोग नोड्स मार्क कर लेते हैं. ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है. ठीक है. दिस इज एंटीनोड, दिस इज एंटीनोड, दिस इज एंटीनोड. ठीक है ना. बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स जो है मेरे पास, जो है वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में रहेंगे. मतलब ये सारे सेम फेज में. ठीक है. अगर मैं ये देखता हूँ तो ये सारे सेम फेज में, अगर ये देखता हूँ तो ये सारे सेम फेज में. ठीक है. और उसके बाद अगर मैं एक एंटीनोड के एडजेसेंट साइड में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, एंटीनोड के अगर एडजेसेंट साइड में देखता हूँ, तो एंटीनोड के साइड में ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेंगे ये वाले पार्टिकल्स. हमारी बात. ठीक है. यहाँ का एक पार्टिकल, यहाँ का एक पार्टिकल आउट ऑफ फेज, यहाँ का एक पार्टिकल, यहाँ का एक पार्टिकल सेम फेज. हमारी ना बात. ठीक है. गुड. हाँ, अब देखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा. डायग्राम ड्रॉ करो, फिर क्वेश्चन लिखो. ठीक है. सेम फेज मतलब ये नहीं कि सब के सब उसी पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाना चाहिए. सेम फेज मतलब सबके सब सेम टाइप का नेचर बिहेव करना चाहिए, कि साथ साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहे हैं. अब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम अलग अलग हो सकता है. ठीक है. और साथ साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हैं. हाँ भाई. एक पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच. ठीक है. एक काम करो, पॉइंट एच अपना आगे बढ़ाओ. दिस इज पॉइंट एच. ठीक है. ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है. मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स को. ये पॉइंट्स आपको दिए गए. आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन सेम फेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन आउट ऑफ फेज. मतलब कितने सेम फेज वाले पेयर बन रहे हो, कितने आउट ऑफ फेज वाले पेयर. ठीक है ना. मतलब कॉम्बिनेशन, पेयर नहीं, कॉम्बिनेशन. कौन से पॉइंट्स आपस में सेम फेज में, कौन से पॉइंट्स आपस में आउट ऑफ फेज में. ठीक है.
सिंपल ही क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो।